फोगाट क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के यूट्यूब पे आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने बात की थी लाइट की कि प्रकाश क्या होता है और प्रकाश के गुण धर्म क्या होते हैं। आज की क्लास में अपन सेकंड पार्ट के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं कि दो समतल दर्पण हैं और दोनों समतल दर्पणों के बीच में कोण कितना है, थीटा कोण है। थीटा कोण पर रखे दो समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु में प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो भाई ऐसा प्रश्न बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि दो समतल दर्पण के मध्य कोण इतने डिग्री का है, तो उनके बीच में बताओ भाई प्रतिबिंबों की संख्या क्या है। तो यहाँ पे अपने पास एक बेसिक फॉर्मूला है, वो बेसिक फॉर्मूला अपने को याद रखना है। उससे अपन x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x बराबर क्या होता है, 360 बटा थीटा। ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है, x बराबर 360 बटा थीटा। अब यहाँ पे दो कंडीशन आती हैं। क्या आती हैं भाई, जो x की वैल्यू है वो या तो क्या आएगी, x की वैल्यू सम आएगी, और या x की वैल्यू क्या आएगी, विषम आएगी। ठीक है, जब x की वैल्यू सम हो तो n मतलब प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, x में से एक अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, वो ही क्या होगी, प्रतिबिंबों की संख्या होगी। सेकंड चीज है, जब x की वैल्यू क्या हो, विषम हो, तो विषम होगी तो अपने पास फिर से दो कंडीशन निकल के आती हैं। एक तो क्या होगी, सममित, और दूसरी क्या होगी, असममित। भाई सममित की बात करें, सममित क्या है, सममित का मतलब है कि इन दोनों दर्पण के मध्य में कोई वस्तु रखी हुई है, बिल्कुल बीच में रखी हुई है। दोनों दर्पणों के बिल्कुल बीच में कोई वस्तु रखी हुई है, तो वो क्या है, सममित है। असममित क्या है, वस्तु दर्पणों के बिल्कुल बीच में नहीं है, इन दोनों दर्पण के, तो वो वस्तु क्या है, असममित है। आगे अपन बात करें, जब वस्तु सममित है तो सममित के लिए n की वैल्यू क्या होगी, प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर x माइनस 1। और जब वस्तु असममित है मतलब कि बीच में नहीं रखी हुई है, तो n की वैल्यू क्या होगी भाई, x के बराबर ही क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी। जितना x है उतने ही क्या होंगे, प्रतिबिंब होंगे। आगे अपन न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से अपन प्रतिबिंब की संख्या निकालते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न है कि थीटा की वैल्यू है 72 डिग्री, तो प्रतिबिंब की संख्या अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। मैंने सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा बताया था आपको, x बराबर 360 बटा थीटा। क्या बताया था, x बराबर 360 बटा थीटा। ये फॉर्मूला अपन को यूज करना है सबसे पहले। इस फॉर्मूले में अपन ने वैल्यू पुट की यहाँ पे 360 बटा 72, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू कितनी आई, यहाँ से वैल्यू निकल के आ गई 5। अब देखो, इसमें अपन दोनों कंडीशन पे प्रश्न करेंगे। 5 क्या है, सबसे पहले तो ये डिसाइड करो 5 सम है या विषम है। तो 5 क्या है, एक विषम संख्या है। 5 क्या है, विषम संख्या है। तो विषम की मैंने दो कंडीशन बताई थी, एक तो क्या है, वस्तु सममित है, और दूसरी कंडीशन के अंदर क्या है, वस्तु असममित है। तो सबसे पहले यहाँ पे सममित की बात कर लेते हैं। जब वस्तु सममित हो तो n की वैल्यू क्या होती है, देखो भाई, जब वस्तु सममित हो तो n की वैल्यू होती है n बराबर x माइनस 1। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला अपन ने पुट कर दिया, n बराबर x माइनस 1, और यहाँ से n की वैल्यू कितनी आई, 4 आई। जब थीटा 72 डिग्री है तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी हुई भाई, 4। अब बात करते हैं कि वस्तु क्या है, दोनों दर्पणों के बीच असममित रूप से रखी है या किसी एक दर्पण के ज़्यादा पास है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, x के बराबर हो जाएगी। और यहाँ से अपन ने x की वैल्यू कितनी निकाली थी, 5 निकाली थी, तो n भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आगे बात करें अपन, सेकंड न्यूमेरिकल है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है भाई, 100 डिग्री है। थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 100 डिग्री है। तो अपने को प्रतिबिंब की संख्या फाइंड आउट करनी है। अपन ने फॉर्मूला पुट कर दिया, x बराबर 360 बटा थीटा। 360, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, और ये वैल्यू कितनी आई, 3.6। 3.6 को अपन ने राउंड ऑफ किया तो यहाँ से वैल्यू कितनी निकल के आती है, मेरे पास 4 निकल के आती है। 4 ये बताइए कि सम है या विषम है। तो 4 है सम। क्या सम के अंदर कंडीशन थी, नहीं थी। सम के अंदर क्या होता है, n की वैल्यू निकालने के लिए x में से -1 कर देते हैं।
तो यहाँ पे x की वैल्यू में से 4 में से -1 किया तो यहाँ पे प्रतिबिंब की संख्या मेरे पास कितनी आई, 3 आई। आगे कंडीशन है कि यदि किसी समतल दर्पण को थीटा डिग्री से घुमा दें, ये समतल दर्पण है, यहाँ पे इसको इस एंगल से यहाँ पे घुमा दिया तो ये एंगल कितना बनता है, यहाँ पे ये एंगल बनता है थीटा। जब किसी समतल दर्पण को थीटा डिग्री से घुमा दें तो प्रकाश किरण कितने कोण से विचलित होगी, ये जो प्रकाश किरण आ रही है ये कितने कोण से विचलित होगी भाई, ये होगी 2 थीटा, ये होगी 2 थीटा कोण से क्या होगी, परावर्तित होगी। याद रखना प्रश्न पूछा जाएगा कि यदि किसी समतल दर्पण को थीटा डिग्री से घुमा दें तो प्रकाश किरण कितने कोण से विचलित होगी, 2 थीटा। आगे बात करें अपन, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है भाई, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो अपन बात कर लें कि जो अपवर्तन की घटना होती है उसमें कितने मीडियम होते हैं, 2 या 2 से अधिक मीडियम होने चाहिए। कितने मीडियम होने चाहिए, 2 या 2 से अधिक मीडियम होने चाहिए। अपन बहुत ही शानदार तरीके से करने वाले हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले बात कर लूँ प्रकाश के अपवर्तन की। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, मैंने बताया था मीडियम कितने होने चाहिए, माध्यम अपने पास 2 होने चाहिए। जब कोई प्रकाश की किरण आ रही है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो ही क्या होती है, अपवर्तन की घटना होती है। तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली सतह पर वह प्रकाश किरण अपने मूल पथ से क्या हो जाती है, थोड़ी सी विचलित हो जाती है। विचलित होने का मतलब क्या होता है भाई, विचलित होने का मतलब होता है कि ये जो अभिलंब है, इस अभिलंब से या तो प्रकाश किरण थोड़ी सी दूर चली जाती है या अभिलंब के क्या आ जाती है, पास आ जाती है। इस घटना को क्या बोला जाता है, प्रकाश का अपवर्तन बोला जाता है। अपन बात करते हैं भाई, ये अपने पास क्या है, एक अभिलंब है। ठीक है, ये अपने पास क्या है, एक अभिलंब है। यहाँ से एक प्रकाश की किरण आ रही है, ये एक प्रकाश की किरण यहाँ से आपतित होती है। जो किरण आती है उसको क्या बोला जाता है, आपतित किरण, और जो किरण जा रही है उसको क्या बोला जाता है, अपवर्तन की घटना में अपवर्तित प्रकाश किरण बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे जिस एंगल से किरण आ रही है उस एंगल को क्या बोला जाता है, थीटाई बोला जाता है, आपतन कोण बोला जाता है। और जहाँ से किरण वापस जा रही है अपवर्तित प्रकाश किरण, उसको क्या बोला जाता है, थीटा ऑफ रिफ्लेक्शन बोला जाता है, अपवर्तित प्रकाश किरण का कोण बोला जाता है। आगे बात करें कि मैंने बताया था कि यहाँ पे मीडियम कितने होने चाहिए, 2 मीडियम होने चाहिए। तो यहाँ पे मीडियम मेरे पास कितने हैं, 2 मीडियम है। पहला कौन सा है, वायु है, और दूसरा क्या है, जल है। एयर एंड वाटर 2 मीडियम है मेरे पास। आप बताओ कि वायु क्या है। वायु होता है विरल मीडियम, क्योंकि वायु क्या है, एक प्रकार की गैस है। जल है, जल क्या है, लिक्विड है। और ठोस क्या है, उससे भी सघन होता है। ठोस से तो प्रकाश की किरण पास ही नहीं हो सकती। जल है, जल के अणु वायु की अपेक्षा क्या होते हैं, पास पास होते हैं। तो इसलिए जल क्या हुआ, सघन माध्यम हुआ। अब देखो, ये जो प्रकाश की किरण है यहाँ से ये आपतित हुई, किस माध्यम से, वायु के अंदर से ये आपतित होती है और जल में प्रवेश करती है। ठीक है, तो विरल माध्यम से ये कहाँ जाती है, सघन माध्यम में। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप मार्केट में गए, ठीक है, विरल माध्यम मतलब मार्केट में भीड़ कम है, और सघन माध्यम मतलब मार्केट में भीड़ ज़्यादा है। ठीक है, सघन माध्यम मतलब कण पास पास हैं, मतलब लोग क्या हैं, पास पास हैं। तो आप विरल माध्यम से सघन माध्यम के अंदर जाते हो, मतलब कम भीड़ से आप ज़्यादा भीड़ में जाते हो, तो आपकी स्पीड क्या होगी, आपकी स्पीड कम होगी। ठीक है, आपकी स्पीड क्या होगी, वहाँ पे कम हो जाएगी। और किसी भी चीज़ की स्पीड कम होती है तो वो कहाँ आती है, नीचे की साइड। कहाँ आएगी भाई, नीचे की साइड। जैसे एक एग्जाम्पल की बात करें, आपने यहाँ से एक पत्थर फेंका और पत्थर की स्पीड कम है तो पत्थर यहाँ गिरेगा, नहीं वो आगे जाके गिरेगा। ठीक है, तो ये कहाँ आएगी, ये जो किरण है ये अभिलंब की साइड आ जाएगी, नीचे की साइड आ जाएगी।
ये विचलित होकर कहाँ पे आएगी, अभिलंब की साइड आ जाएगी। मतलब कि क्या हुआ, अगर कोई वस्तु विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की साइड क्या आ जाती है, अभिलंब के पास आ जाती है। और अगर इसके विपरीत कोई वस्तु सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो क्या होती है, अभिलंब से दूर हटती है। इस परिघटना को ही क्या बोला जाता है, प्रकाश का अपवर्तन बोला जाता है। आगे बात करने वाले हैं अपवर्तन। अपवर्तन के नियम क्या हैं। आपतित प्रकाश किरण मतलब कि इंसिडेंट रे, अभिलंब तथा अपवर्तित प्रकाश किरण, ठीक है, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। अपन देखते हैं कि तीनों की तीनों कहाँ पे है भाई, इस पॉइंट पे हैं, एक ही तल में हैं। आगे बात करें सेकंड पॉइंट की, आपतन कोण का मान क्या होता है भाई, साइन थीटा 1 तथा अपवर्तन कोण का मान क्या होता है, साइन थीटा r का अनुपात माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। मतलब साइन थीटा i साइन थीटा r की वैल्यू किसके बराबर होती है, माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होती है, म्यू के बराबर होती है। और इसी नियम को क्या बोला जाता है, स्नेल का नियम बोला जाता है। मतलब कि अपवर्तन के नियम में साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा आर की वैल्यू किसके बराबर होती है, म्यू के बराबर होती है। यही क्या होता है, स्नेल का नियम। आगे बात करें, जो अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, ये किसी माध्यम की सघनता को दर्शाता है कि कौन सा माध्यम कितना सघन है, कौन सा माध्यम कितना विरल है। सघन माध्यम की बात करें तो सघन माध्यम वह होता है, मतलब कि ठोस क्या है, सबसे ज़्यादा सघन। उसके बाद सघन क्या होता है भाई, द्रव। और गैस क्या होता है, गैस में कण क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए गैस को क्या माना जाता है, विरल माध्यम माना जाता है। आगे बात करें, जिस माध्यम का अपवर्तनांक म्यू ज़्यादा होगा वह माध्यम उतना ही क्या होगा, सघन माध्यम होगा। तथा विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, म्यू क्या होगा, कम होता है। यहाँ पे देखो भाई, म्यू की बात की है, वायु के लिए म्यू की वैल्यू कितनी होती है, वायु के लिए म्यू की वैल्यू होती है 1, जल के लिए ये वैल्यू होती है 1.3, बर्फ के लिए 1.5 और हीरे के लिए यह वैल्यू कितनी होती है, 2.4। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम, मैंने आपको बताया था सघन माध्यम मतलब कि सघन माध्यम क्या हुआ, कण पास पास हुए, और कण जितने पास पास होंगे मतलब कि मार्केट में लोगों की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी, और वहाँ पे आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल की स्पीड होती है वो क्या होती है, कम होती है। तथा विरल माध्यम के अंदर क्या होती है, अधिक होती है। ये चीज़ आपको याद हो गई। आगे अपन बात करने वाले हैं अपवर्तनांक की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निर्भर किस पे करता है। तो पहला किस पे निर्भर करता है, ये अपने मीडियम पे निर्भर करता है कि मीडियम अपना ठोस है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। मीडियम अपना द्रव है तो उससे थोड़ी कम होगी, और मीडियम गैस है तो उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, और कम होगी। गैस के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम और ठोस के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होती है। सेकंड किस पे डिपेंड करता है, माध्यम के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। माध्यम के टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड करता है भाई, ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है माध्यम के टेम्परेचर पर। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की बात करें तो माध्यम का अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और टेम्परेचर कम है तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, अपवर्तनांक की वैल्यू ज़्यादा होगी। आगे बात करें कि जो गर्म माध्यम है उसके म्यू की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, और ठंडे माध्यम के म्यू की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। अपवर्तनांक की वैल्यू क्या होती है, ठंडे माध्यम के ज़्यादा होती है। आगे बात करें, ये डिपेंड करता है प्रकाश के रंग पर। तो प्रकाश के रंग कौन से हैं भाई, विबग्योर, ठीक है, ये करम है। तो इसमें क्या होता है, वॉयलेट जो कलर का प्रकाश है उसमें क्या होती है, म्यू की वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। और रेड जो कलर होता है इस क्रम में याद रखना, इस क्रम में होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, तो म्यू वी की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है, और म्यू आर मतलब रेड कलर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो प्रकाश के रंग पे ये डिपेंड करता है, किस किस पे डिपेंड करता है, अपवर्तनांक,
माध्यम पर डिपेंड करता है, माध्यम के ताप पर डिपेंड करता है और प्रकाश के रंग पर डिपेंड करता है। आगे अपन बात करें कि अपवर्तन के दैनिक जीवन के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ अपने को अपवर्तन की घटना देखने को मिलती है। भाई तारों का टिमटिमाना, प्रश्न पूछा जाता है तारों का टिमटिमाना निम्न में से किस प्रकार की घटना है, तो तारों का टिमटिमाना किस प्रकार की घटना है, अपवर्तन की घटना। पानी से भरी बाल्टी में पेंदे का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, यह भी किस प्रकार की घटना है, अपवर्तन की घटना है। जल में आधी डूबी हुई वस्तु का टेढ़ा दिखाई देना, जैसे जल की ये बाल्टी है और इसके अंदर अपन ने कोई पेंसिल डाल दी तो पेंसिल अपने को क्या है, थोड़ी सी टेढ़ी हुई दिखाई देगी। इस प्रकार की घटना भी क्या होती है, ये भी होती है अपवर्तन की घटना। और सूर्योदय से पूर्व तथा सूर्यास्त के बाद भी कुछ समय तक अपने को सूर्य का दिखाई देना, ये घटना भी क्या होती है, अपवर्तन की घटना होती है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों, जुड़े रहिए फोगाट क्लासेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।